Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new lesson, Mrs. Addis, and this lesson is written by Sheila K. Smith. And to speak about Sheila K. Smith, she was an English novelist and poet, and most of her novels were set on the borderlands of Sussex and Kent in English regional tradition. And her book, The End of the House of Allard, became a bestseller. हम शेला के स्मिथ के बारे में अगर हम बात करते हैं इस राइटर के बारे में, तो वो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी और बहुत बार उन्होंने जो उनके नॉवेल्स थे वो ससेक्स इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस और केंट ए भी नेम ऑफ अ प्लेस है, वहाँ के रीजनल एरिया पर वो बेस्ड था. नाउ टू स्पीक अबाउट दिस लेसन, नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस one that is the introduction. This story is about a peasant woman who finds a desperate young man at her doorstep, pleading of her to give him protection from the police. He had been poaching on the nearby estate and in panic had killed one of the gamekeepers. अब हम अगर इस लेसन के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बता दूँ इसका बैकग्राउंड क्या है. सो दिस लेसन इज अबाउट अ मैन हु इज वांटेड अ शेल्टर इन द हाउस ऑफ दैट ऑफ मिसेस एडिस. मिसेस एडिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा. हम इसको ड्रामा ही कहेंगे. तो यहाँ का मेन जो कैरेक्टर है वो मिसेस एडिस है और वहाँ पर एक जो है जिसका नाम है पीटर क्राउच करके. अब पीटर क्राउच कौन है वो हम बाद में देखेंगे. तो होता ऐसे है कि कुछ तो वैसे इंसिडेंट्स होता है यहाँ पर इस स्टोरी में जिसकी वजह से पीटर क्राउच द कैरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन दिस नॉवेल, वो इन दिस स्टोरी वो आता है. एंड ही जस्ट सॉ दैट इन दैट जंगल देर वॉज ही जस्ट फाउंड वन कॉटेज. इस जंगल में उसको एक कॉटेज दिखता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि ही जस्ट केम नियर टू दैट कॉटेज. व्हाट ही फाइंड्स ओवर देयर, उसको क्या दिखता है वहाँ पर कि उसको दिखता है कि मिसेस एडिस वहाँ पर है. नाउ यहाँ पर जो होते हैं पीटर क्राउच वो आते हैं अंदर और वो मिसेस एडिस को कहते हैं कि मुझे थोड़ा शेल्टर चाहिए बिकॉज पुलिस वो स्टार्टिंग एक्चुअली यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं बताता है वो कि पुलिस इज जस्ट परसुइंग हिम, कि पुलिस उसके पीछे लगे करके उसको पकड़ने के लिए. तो व्हाट वाज द रीज़न, ऑफकोर्स यहाँ पर दिया है जैसे मैंने कहा कि ही हैड किल्ड समवन एल्स. वो किसको मारता है, क्यों उसके पीछे पुलिस आती है और क्या रीज़न होता है कि वो मारता है उस इंसान को. एंड व्हाई ही इज़ ट्राइंग टू, इफ़ ही इज़ इनोसेंट, अगर वो इनोसेंट है तो व्हाई ही इज़ ट्राइंग टू एलोप फ्रॉम द पुलिस, और क्यों वो पुलिस से भाग कर जाना चाहता है. एंड व्हेन ही केम टू द हाउस ऑफ मिसेस एडिस व्हेन ही आस्क्ड फॉर द शेल्टर. अब जब वो मिसेस एडिस के घर पर आता है, रात का समय होता है सारी चीज़ें, और जो मिसेस एडिस को वो बोलता है कि मुझे आपके घर में पनाह चाहिए, मुझे आपके घर में थोड़ी देर के लिए रहने के लिए जगह दो. एट दैट टाइम व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिसेस एडिस. एंड इस स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो किसका मर्डर करता है, वेदर मिसेस एडिस वॉज फैमिलियर ऑफ दैट पर्सन हु वॉज बीइंग किल्ड बाय पीटर क्राउच. क्या मिसेस एडिस उस इंसान को जानती है जिसका मर्डर हुआ है, जिसका मर्डर पीटर क्राउच के हाथ से हुआ है, या कौन है वो. दिस ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी, हम जिसको कहते हैं कि गूज़बम्प जिसको आते हैं, इस ऑफकोर्स दिस ड्रामा, दिस स्टोरी दैट्स नेम इज मिसेस एडिस. अब हम स्टार्ट करेंगे मिसेस एडिस. होप यू अंडरस्टूड द बैकग्राउंड ऑफ दिस वन. मैंने से बैकग्राउंड आपको बताया है. जैसे जैसे स्टोरी प्रोसीड होगी वी विल सी what will happen the next. Okay, so let's start the lesson. In North Coast Sussex, a great trunk of land runs into Kent. It is a land of woods, the old hammer woods of the Sussex iron industry, and among the woods gleam the hammer ponds. अब थोड़ा सा यहाँ पर जो राइटर है शेला के स्मिथ, वो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बता रही है उस प्लेस का. अब ससेक्स नाम की एक कंट्री है, वो कहाँ पर है, साउथ इंग्लैंड में. मुझे जैसे आप थोड़ा सा बाजू में देख लीजिए जैसे बिसाइड्स ऑफ दिस लेसन, वहाँ पर वोकेबलरी दी है. तो वहाँ पर बताया गया कि ससेक्स इट्स अ कंट्री इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड. ससेक्स नाम के एक शहर है जो कहाँ पर है, सिचुएटेड इंग्लैंड में है, साउथ इंग्लैंड में. इट इज़ अ ग्रेट टंग ऑफ लैंड. अब ग्रेट टंग ऑफ लैंड का मतलब देखो वहाँ पर फिर से दिया है, अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द मेन रोड. मतलब ये जो है ये मेन रोड के बाजू में ये है ससेक्स सिटी सिचुएटेड है जो मेन रोड है, और वहाँ पर बहुत ही स्ट्रेच ऑफ लैंड है वहाँ पर. एंड इट इज़ अ लैंड ऑफ वुड्स. यहाँ पर
लैंड ऑफ वुड्स का मतलब है कि यहाँ पर फॉरेस्ट है एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वुड्स, द ओल्ड हैमर वुड्स ऑफ द ससेक्स आयरन इंडस्ट्री। अब हैमर वुड्स का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर, जहाँ पर राइटर हमें पहले से बता रही है कि यहाँ पर घना जंगल है ससेक्स में, जो इंग्लैंड में बसा हुआ है, एंड रन्स इनटू केंट, केंट नाम के भी वहाँ पर जगह है। तो वहाँ पर वो बोले कि ये जो केंट नाम की जगह है वहाँ पर पूरा वुड्स है, जंगल है वहाँ पर हैमर वुड्स का मतलब है कि वहाँ पर जो वुड्स है, वहाँ पर जो जंगल है, वहाँ पर पहले ऐसे होता था कि टिम्बर और वाटर को यूज़ करके वहाँ पर आयरन हैमर बनाया जाता था। जैसे वहाँ पर दिया है देखो कि वुड डिस्क्राइब्ड एज हैमर बिकॉज इन द पास्ट आयरन यूज्ड टू बी मेड यूजिंग टिम्बर एंड वाटर। क्योंकि यहाँ पर होता था कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि टिम्बर और वाटर का यूज़ करके वहाँ पर आयरन बनाया जाता था, इसलिए इसको कहा जाता है हैमर वुड। और आयरन इंडस्ट्री है वहाँ पर, एंड अमॉन्ग वुड्स ग्लीम द हैमर पॉन्ड्स। और ये जो घने जंगल है यहाँ पर, उनके बीच में आपको दिखेंगे हैमर पॉन्ड्स। हैमर पॉन्ड्स मतलब पहले यहाँ पर बताया, हैमर का मतलब जिसको एज अ फॉरेस्ट करके कहा गया है, और पॉन्ड का मतलब आपको पता है छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉन्ड्स, इसलिए यहाँ पर कहा गया उसको हैमर पॉन्ड्स। Owing to the thickness of the woods, the road that passes Mrs. Addis cottage is dark long before the fields beyond. अब एक कह रहे हैं देखिए कि owing to the thickness of wood, यहाँ पर there is a dense forest, सीधा सीधा इसका मतलब वहाँ पर बहुत घना जंगल था। ऐसे इसमें जो मिसेस एडिस के कॉटेज की तरफ जो रास्ता जाता है, जो रोड जाता है, वो बहुत ही डार्क था, जहाँ पर फील्ड्स, बिफोर द फील्ड्स बियॉन्ड, जिसके सामने क्या था, फील्ड्स, जिसके सामने खेत थे, और वहाँ पर घना जंगल था। ऐसे घने जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में, जो मिसेस एडिस के घर की तरफ जो रास्ता जाता है, जो रोड जाता है, उसके बाजू में, आजू बाजू में पूरे फील्ड्स थे, इसलिए कहीं ना कहीं मिसेस एडिस के कॉटेज की घर की तरफ जो रास्ता जाता है बहुत ही डार्क था। That night there was no twilight and no moon, only a few pricks of fire in the black sky above the trees. Now this incident of a night, ये इंसिडेंस है एक रात का। अब इस रात के बारे में मिसेस एडिस हमें बता रही है कि ये जो रात है, यहाँ पर ट्विलाइट्स नहीं थे, कोई मून भी नहीं था। इट माइट बी द नाइट ऑफ डार्क मून, हो सकता है अमावस हो, क्योंकि बोले कि चांद नहीं था वहाँ पर, ना ही स्टार्स का जो लाइट होता है वो भी नहीं था। लेकिन जो था वहाँ पर क्या था, ओनली अ फ्यू प्रिक्स ऑफ फायर इन द ब्लैक स्काई अबोव द ट्रीज। लेकिन जैसे अब अबोव द ट्रीज का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने देखा कि ये पूरा घना जंगल है। ऐसे घने जंगल में अगर कोई इंसान वहाँ पर आता है जहाँ पर चांद नहीं है, मतलब मून लाइट नहीं है वहाँ पर, और ट्विलाइट भी नहीं है वहाँ पर, ऐसे इसमें वो कह रहे हैं, राइटर कह रही है हमसे कि अगर कोई ऊपर देखेगा तो उसको क्या दिखेगा कि जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर हमें दिखेगा क्या, पूरा ब्लैक स्काई। ब्लैक स्काई क्यों कहा गया यहाँ पर, बिकॉज मूनलाइट नहीं है, इसलिए पूरा जो स्काई है शायद से ब्लैक है, वहाँ पर ट्विलाइट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर शायद से हमें क्या दिखाई देते हैं, प्रिक्स ऑफ फायर। यहाँ पर प्रिक्स ऑफ फायर का मतलब है हमें कुछ स्टार्स दिखाई देंगे वहाँ पर। एंड बट वॉट द डार्कनेस हिड द साइलेंस रिवील्ड, लेकिन ये जो अंधेरा है, अंधेरे में हमेशा क्या छुपाया जाता है, हिड द साइलेंस रिवील, जो साइलेंस हम लोग छुपाना चाहते हैं वो बाहर आता है। इट मीन्स अंधेरा है, साइलेंस है वहाँ पर, और इस साइलेंस में, इस अंधेरे में, इस घने जंगल में अगर कोई चलता भी है तो उसकी फुटस्टेप की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देगी। एक ऐसा घना कोहरा, घना अंधेरा, साइलेंस कहाँ पर था, इसी जंगल में था। In the absolute stillness of the night, windless and clear, every sound was distinct and intensified. Now the writer is telling us, अब राइटर में बता रही है कि यहाँ पर क्या था, stillness of the night, मतलब पूरी रात पूरी कैसे थी, स्टिल थी इन द सेंस कि कोई मूवमेंट नहीं था वहाँ पर, उस घने जंगल में कोई नहीं था। और अगर इट वॉज विंडलेस, और विंडलेस मतलब कोई ऐसे बहुत ज़ोर से ऐसे एक्सक्यूज मी, वहाँ पर ऐसे कोई हवा भी नहीं चल रही थी। एंड ऑल द थिंग्स वर क्लियर ओवर देयर, एंड द राइटर इज टेलिंग अस कि एवरी साउंड वाज डिस्टिंक्ट, मतलब इस घने जंगल में जहाँ पर अंधेरा था, जहाँ पर कोई ऐसे ज़ोर से हवा नहीं चल रही थी, जहाँ पर डार्क नाइट है, जहाँ पर मून लाइट नहीं है, सिर्फ हमें कुछ स्टार्स दिखाई देते हैं उस स्काई में, तो कहीं ना कहीं राइटर हमें कहना चाहती कि एक ऐसा माहौल था यहाँ पर आज
No twilight was there, no moonlight was there, there was no wind blowing in the forest, and वहाँ पर जो भी आवाज़ जंगल की थी वो आवाज़ दूर तक बहुत ही डिस्टिंक्ट, मतलब बहुत ही क्लियर और बहुत ही इंटेंसिफाइड के साथ सुनाई देती थी. द डिस्टेंट बार्क ऑफ अ डॉग एट डेलमोंडन साउंडेड क्लोज एट हैंड. दूर से जो कुत्ते जो बार्क करते, कुत्ते जो भौंकने की आवाज़ थी कुत्तों की, वो भी बहुत क्लियर सुनाई देती थी. दैट इज़ डेलमोंडन, इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस. डेलमोंडन एक नाम है वहाँ पर, जो थोड़ा सा उस ससेक्स से थोड़ा सा दूर है गांव से. तो राइटर यही कह रहे हैं कि अब देखो घना अंधेरा है, साइलेंस है पूरा वहाँ पर, इसलिए ऐसे घने जंगल में अगर जो कुत्ता है, जो कुत्ता बहुत दूर है, जो कहाँ पर है, डेलमोंडन विलेज में है, वहाँ पर जो कुत्ता वहाँ पर बार्क कर रहा है उसकी आवाज़ कहाँ पर सुनाई देती है, यहाँ तक पूरा क्लियरली सुनाई देती है. एंड the man who walked on the road could hear the echo of his own footsteps following him like a nail. और जो इंसान, अगर कोई इंसान इस जंगल में से गुजर रहा है तो वो इंसान खुद की पैरों की आवाज़ उसको सुनाई दे. दैट इज ऑल द इको साउंड, वो उसको सुनाई देगी. इतना साइलेंस कहाँ पर था, इस जंगल में था. Every now and then he made an effort to go more quietly. अब इस घने जंगल से एक ऐसा इंसान है, वो आता है. रात का समय है, अंधेरा है, कोई हवा नहीं है, दूर से कुत्ता भौंक रहा है. डेलमोंडन, इट माइट बी अ सिटी ऑल्सो, वहाँ से जिसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई देती है बहुत ही क्लियरली. ऐसे इसमें इस पूरे हम जिसको बोलते हैं इट इज़ अ टेरिफाइंग मोमेंट, कि जहाँ पर अंधेरा, घना अंधेरा है, कोई हवा नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ कुत्तों की भौंकने की, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ वहाँ पर आ रही है. बार्किंग साउंड ऑफ द डॉग कुड बी हियर ओवर देयर. ऐसे इसमें एक इंसान है, जो एक इंसान क्या कर रहा है, इस जंगल में से जितना क्वाइटली, जितना चुपचाप से हो सके उतना चुपचाप से वहाँ से चलने की क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है. बट the roadside was a mass of thorns, and their crackling and rustling were nearly as loud as the thud of his feet on the road. But unfortunately, हुआ ऐसे कि ये जो इंसान है, जो इस जंगल में से बहुत ही चुपचाप तरीके से जाना चाहता है, मतलब हमने पहले ही देखा कि अगर कोई यहाँ से जाता है तो उसकी फुटस्टेप की, उसकी पैरों की आवाज़ उसको ही सुनाई दे खुद को, ऐसा यहाँ पर साइलेंस था. अब कहीं ना कहीं ये जो इंसान है वो क्या करता है, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही चुपचाप से इस जंगल में से जाने की कोशिश करता है, ताकि उसकी पैरों की आवाज़, उसकी आहट किसी और को सुनाई ना दे. बट उन्होंने कहा कि रोड साइड था. देयर वाज अ मास ऑफ थॉर्न्स, वहाँ पर बहुत ऐसे थॉर्न्स थे, कांटे थे. एंड देयर क्रैकलिंग एंड रस्लिंग वेर नियरली एज लाउड एज थर्ड ऑफ हिज फीट ऑन द रोड. और जिस तरीके से उस थॉर्न की आवाज़ आती थी, क्रैकलिंग की, उसके ऊपर चलने से, या फिर जो रसलिंग का होता है, रसलिंग का मतलब यहाँ पर ऐसे होता है कि अगर हम जैसे सूखे पत्ते हैं, अगर हम सूखे पत्ते के ऊपर से चलते हैं और वहाँ पर पूरा अगर साइलेंट है, पूरा शांत एटमॉस्फेयर है, और अगर हम सूखे पत्ते के ऊपर से चलते हैं, वहाँ पर जैसे आवाज़ आती है कड़क कड़क करके टूटने की उस पत्ते की, दैट इज़ कॉल्ड द रसलिंग साउंड. और जो क्रैकलिंग और रसलिंग साउंड होता था वो कैसे होता था, वो इतना ज़्यादा था, एज लाउड एज, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि जैसे थर्ड ऑफ हिज फीट ऑन द रोड में, जिस तरीके से वो बहुत ही धीरे धीरे चुपचाप धीरे धीरे करके जैसे वो पैर रखता था उस रोड की, लेकिन फिर भी उसकी पैरों की आहट कहीं ना कहीं सुनाई देती थी. वैसी ही आवाज़ किसकी आती थी, वो जो थॉर्न्स थे उनकी क्रैकलिंग और रसलिंग की आवाज़ वैसे ही ज़ोरों से सुनाई देती थी. आई एम रिपीटिंग दिस लाइन बिकॉज ये जो पर्सन है जो इस जंगल से जा रहा है वो बहुत ही चुपचाप धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है. बिकॉज हमने देखा है कि ये पर्सन है, ही इज़ द किलर, वो एक किलर है. उसने शायद से, उसके हाथ से शायद से किसी का मर्डर हुआ है और उसके पीछे शायद से पुलिस पड़ी है, इसलिए पुलिस से बचते बचाते वो इस जंगल में से गुजरता है जहाँ पर कोई हवा नहीं है, अंधेरा है पूरा. कुत्ता कहीं से भौंक रहा है लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ तक इस जंगल में क्लियर सुनाई दे रही है. और यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि वो जो थॉर्न्स थे, जो रोड के बाजू में जो थॉर्न्स थे, उसकी क्रैकलिंग और रसलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, उतनी बड़ी है जितनी बड़ी आवाज़ ये जो पर्सन है उस जंगल में से धीरे धीरे, अब थर्ड का मतलब है कि हम बहुत धीरे धीरे बहुत ही चलते हैं, लेकिन वो पैर जोर से यहाँ पर पड़ गया है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है. और जैसे इस पर्सन की
चलने की, अगर वो धीरे धीरे चलने की भी कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इसकी पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इसकी पैरों की आवाज़ जितनी आ रही है उतनी ही आवाज़ किसकी आ रही है, वो जो थॉर्न्स है उसकी क्रैकलिंग और रसलिंग की आवाज़ आ रही है। बिसाइड्स दे मेड हिम गो स्लोली एंड ही हैड नो टाइम फॉर दैट। इसके अलावा क्या हो रहा है, बिसाइड्स ऑफ दैट वन, कि बिसाइड्स मतलब इसके अलावा ये जो सारी आवाज़ आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंसान था उसको लग रहा था कि ऑफकोर्स थॉर्न्स की आवाज़ आ रही है, क्रैकलिंग और रसलिंग वहाँ पर साउंड हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान क्या कर रहा है, उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो वहाँ पर रुके। मतलब दे मेड हिम गो स्लोली एंड ही हैड नो टाइम फॉर दैट। मतलब ये जो आवाज़ें वहाँ पर आ रही थी, इससे कहीं ना कहीं उस पर्सन को ये अंदाज़ा हो रहा था उसको कैसे चलना है, स्लो चलना है, लेकिन फिर भी उस पर्सन के पास इतना टाइम नहीं था कि वो बहुत स्लो चले। So this is all about the lesson for today. I just wanted to suggest one thing, just read the lesson. It is a very simple and interesting lesson. Only just try to find out the meanings over there and just read this one. आप सिर्फ इस दो पैराग्राफ को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, and hopefully hopefully you understood this much, and in our next video we will see rest of the paragraphs. Till then, take care.